सर सवाल ये है कि जैसे अभी ये कहानी त्रिशंकु पढ़ी मैंने, तो उसमें उसके जो तनु थी, उसके माता पिता थे, वो तो मतलब आधुनिक थे, उनका खुद का ही प्रेम विवाह हुआ था, तो उसको तो आसान रही वो चीज़। यदि हम लिखें आज के समय में, तो कुछ माता पिता, कुछ नहीं, अमूमन माता पिता ऐसे हैं 75%, 80% लगभग, कि जिनका तो अरेंज मैरिज हुई। अब हम चाहें कि उनके बच्चों के एस्पेक्ट में यदि हम ये चीज़ लिखें, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे आपको भावनाएं, कि उनके मम्मी पापा को कैसे समझाएं, या मतलब उस पर हम कैसे लिखेंगे, ये है सवाल मेरा। इसका जवाब देना तो मुश्किल है, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए, कहानी का एक बहुत मुख्य गुण होता है कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व। अगर आपने किसी को प्रपोज किया और पहले ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो कहानी कहाँ है? अगर आपने अपने पिताजी को बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ और उन्होंने कहा कर लो, मैं भी चलता हूँ, तो जो सहजता से हासिल हो जाए वहाँ कहानी नहीं है। भाई, एक राज्य था, राजा था, प्रजा था, सब सुखी थे, कोई कहानी। कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर थीम है। अब कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो व्यक्ति में नहीं होता, कई बार एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सेल्फ के अंदर होता है। हम ही लोग अपने अंदर कई पर्सनैलिटीज जीते हैं, है ना। तो होता क्या है कि एक अभी बहुत मामूली सी पिक्चर आई थी अजय देवगन और नकुल प्रीत की, एज डिफरेंस था। अब उसका जो फादर है आर माधवन ने वो करेक्टर किया था। बहुत सरल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप सबने देखी होगी वो दे दे प्यार दे पार्ट 2। क्या था, उसका फादर जो है वो बनता बहुत मॉडर्न है और अंदर से बहुत ज्यादा पैट्रियार्कियल है। अपनी बच्ची को वो ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत लिबरल हूँ, बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत लविंग हूँ। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरी उम्र के आदमी से लड़की शादी कर रही, तो तुम्हारे सारे डिसीजन के साथ हो, लेकिन डिसीजन तो कुछ भी हो सकता। जब आदमी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता किसी हद तक भी हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट कई बार हमारा इंटरनल भी होता है। अब आपका सवाल था कि अगर हम ये समझाएंगे तो कैसे लिखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट आपके समय में उस कॉन्फ्लिक्ट से और बड़ा हो गया है। जैसे हम देखते हैं कि समाज, सुबह जो बात हो रही थी कि मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न बाहर हो गया है, लेकिन जातियां छूट गई हैं? नहीं छूटी। वर्ग भेद छूट गया है? नहीं छूटा। भाषा के अंतर छूट गए हैं? नहीं छूटे। और हम सब लोग बाहर के लिए प्रगतिशील मुखौटा रखते हैं, अपने लिए एक अलग मुखौटा रखते हैं, और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग मुखौटा रखते हैं। हम उन्हें प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। इस कहानी में वही त्रिशंकु में है कि माँ ने अपने पिताजी से लड़के अपनी तरह का जीवन जिया, लेकिन जैसे ही उसकी बच्ची अपने निर्णय लेना चाहती है, वो माँ की जगह अपने पिता की तरह व्यवहार करने लगती है, वो पैट्रियार्कियल हो जाती है। तो ये जो पर्सनैलिटी का डिफरेंस है, ये आपको कहानी के लिए रेंज देता है, उस कैरेक्टर की रेंज देता है, और इसे आप बहुत खूबसूरती से लिख सकते हैं। वही चीज़ जो मैम ने अभी मुसाफिर कैफे के उदाहरण देते हुए बताई थी कि चंदर और सुधा है, लेकिन चंदर और सुधा को नाम है, लेकिन वो प्रेम तो आज भी चल रहा है। आज भी वो ओपिनियन ऑफ डिफरेंस दोनों में आता है। तो बल्कि ये शायद प्रेमचंद का ही कथन था कि यथार्थ जिस समय का जितना जटिल होगा, रचना कर्म उतना कठिन होगा, और जो उस कठिनाई से गुजरेगा कहानी उतनी अच्छी बनेगी। तो आप उसको निभाइए, ये आपकी चुनौती है। हमारे समय की चुनौती अलग थी, आपके समय की चुनौती अलग होगी, जीवन की भी और रचनाकार की भी। ठीक। और कोई सवाल? सुबह से लेकर के अब तक जो भी आपको सवाल परेशान कर रहा हो, पूछ डालिए। सर, कहानी लिखने में अभी फ्रेशर हूँ, चाह रहा हूँ कि उसकी भाषा क्या हो सकती है, उसकी लिखने का जो तरीका है क्या हो सकता है। ऐसा रहे कि कहानी लिख रहे हैं तो कहानी ही रहे, वो नाटक ना बन जाए। ये सवाल जायज भी है और थोड़ा सा उलझा हुआ।
दरअसल आप लोगों ने भी देखा होगा कि रचना वही बड़ी मानी जाती है जो अनेक कला विधाओं में आवाजाही कर सकती है। रामचरितमानस कविता है, मगर रामचरितमानस लीला भी थी, रामचरितमानस पे सीरियल भी बन रहे और फिल्म भी बन और पेंटिंग्स भी बन। तो वो महत्वपूर्ण रचना होती है जो कई कला विधाओं में दी। ऐसे कुछ मूर्तियां हैं जिन पर कहानियां लिखी, कुछ पेंटिंग्स हैं जिन पर कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई। तो रचना वो बड़ी मानी जाती है, कोई न माने वो एक अलग बात है, जो दूसरी विधाओं के साथ में संपर्क कर सकती है, आवाजाही कर सकती है। इसलिए ये बात के कहानी नाटक न बन जाए, ये रसूल हमजा तो उन्हें एक बात हुई, उनकी एक किताब है मेरा दागिस्तान, उसमें उन्होंने यही सवाल कविता को लेकर के उठाया कि कहानी में कविता उतनी ही हो कि वो कहानी बनी रहे। अगर ज्यादा कविता हो जाएगी तो न वो कविता रहेगी न कहानी है। ये रसूल हमजा लगभग ऐसा ही सवाल तुम्हारा है। नाटक अगर सिर्फ नाटक है, आप केवल अभिनय करते हैं या कोई भी अभिनय करता है और उसमें संवाद नहीं, कहानी नहीं, वैसे ही है, आया एक यहाँ से आ गया, एक वहाँ से टुकड़ा हो गया, आ गया, उसमें कोई सूत्र नहीं है, कथा सूत्र नहीं है, तो नाटक माना ही नहीं जाता या उस जहन में आएगा ही नहीं। एक कहानी वहाँ पर होना चाहिए, कहानी का एक धागा होना चाहिए जो पिरोया जाता है। अब रही नाटकीयता का सवाल, तो नाटकीयता जब जीवन में है, जीवन में कई बार ऐसा घट जाता है जो नाटक में नहीं घट सकता, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं का जीवन सबसे बड़ा नाटक है। और जब आप जीवन की कहानी लिख रहे हैं, जीवन से लेकर के कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें नाटकीयता आना बहुत स्वाभाविक है। नहीं एक रस हो जाएगी, धार की तरह से बहती रहेगी तो उसमें कोई नहीं, उसमें मोड़ होना चाहिए, उसमें बाधा होनी चाहिए। नाटक में यही तो होता है, एक एंटर कर रहा है पात्र और अचानक बोला, हमें लगता है कि एग्जिट करेगा, मगर अचानक बोलता है आपके सामने आकर के और आपसे संवाद करने लगता है। जब तक ये गुण नहीं होगा एकदम से, तब तक कहानी उस तरह से अच्छी नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बन पाती। एक रस कहानियाँ बहुत है जिनमें कोई मतलब इस तरह की भी कहानियाँ आई हैं, ये जानते हैं कि जिनमें कोई वो कथा सूत्र ही नहीं है, मगर वो कहानियाँ किसी समय चर्चित होंगी सिर्फ अपने शिल्प के कारण। क्या ये ऐसी कहानी कही गई जिसमें कोई कहानी नहीं, मगर वो टिक नहीं पाई समय के साथ। एक देखिए, एक उपन्यास है इग्नेटियो सिलोनी का, फांटा मारा, मैं अचानक जिक्र कर रहा हूँ। उस उपन्यास में कोई कथा नहीं, सिर्फ नाटक की तरह से अलग अलग नैरेटर आते हैं और नैरेटर उस कहानी को कहना शुरू कर देते हैं कि मैं जब था या मैं जब थी वहां पर तो ऐसा 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 घटित हुआ। तो उपन्यास भी तो एक कहानी है ना, बड़ी कहानी है, सवेरे उन्होंने बताया विस्तार की कहानी। इग्नेटियो सिलोनी उसमें 5-6 बात है और वो पूरी घटना का बयान करते हैं कि फांटा मारा गांव में उस दिन ऐसा हुआ और तो इसके चक्कर
चक्कर में मत पड़ो कि कहानी बनती है। हाँ, ऐसा नहीं है, उसका बाना जो होना चाहिए वो कहानी का होना चाहिए। क्योंकि आप एक कपड़ा लेते हैं तो आप उसको एक नाम देते कि इसमें आपको कुर्ता सिलना है या कमीज सिलना है या बनियान सिलना है या कोट सिलना है। अगर आप कोट सिलते हैं तो कुर्ते के सब तरह के से आप नहीं सिल सकते हैं। आपको उस तरह का एक रूप तो देना पड़ेगा। अब उसी में कुर्ते में ही जितने डिजाइन निकाल सकते हैं आप उसको निकाल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं, ऐसे इस अगर तुम नाटक में रुचि लो, मुझे लगता था कि जैसे अगर मैं तुमको वो बना करके हाँ किस तरह से पूछना मेरे दिमाग में यही चलता है। और वो आगे की बात बताती हूँ, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। जैसे वो कहानी पढ़ रहे थे, इतने अच्छे से पढ़ रहा था, मजा आ रहा था। कविता पढ़ता हूँ। अंतरावलंबन है एक विधा, दूसरे से हम एक दूसरे से एक चीज़ मैं आपके उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि कहानी में जो है ना, आप पढ़ने के लिए पहले लिखते हो, भाई आप लिखोगे दूसरा पढ़ेगा, तो उसमें क्या है ना, जो अंतर संवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब आपको अपनी भाषा में ही डालना पड़ेगा, है ना। नाटक में ये सुविधा है कि वो आप दृश्य रूप में कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें क्या होती नाटक में भाषा के स्तर पे जरूरी नहीं रह जाती। जैसे कि जो पात्र है, जो अभिनेता है, वो अपने अभिनय से बहुत सारी बातें, जैसे एक व्यक्ति परेशान था तो उसके लिए तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा उसकी परेशानी को जताने के लिए। वहाँ पे आपको भाषा की अतिरिक्त आवश्यकता कहानियों में पड़ती है। नाटक में क्या है कि वो अभिनेता इतना पावरफुल होगा कि जैसे ही उसके फेस पे लाइट आएगी वो अपना चेहरा लेके आएगा, आप बता दोगे कि वो सुखी है, दुखी है, प्रसन्न है। तो वहाँ पे भाषा कम होती है, वहाँ पे भाषा सीधे संवाद की मानक भाषा होती है कि वो आया, वो जो कहना चाहेगा संवाद वो कहेगा, या सूत्रधार की भाषा होगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभिनेता के जिम्मे है, लाइट अरेंजमेंट के जिम्मे है। कहानीकार की जिम्मेदारी इस तरह से यहाँ बढ़ जाती है। कहानी का दादा ने कहा ना कि एक कहानी नाटक बन सकती है, तो जब आप नाटक बनाओगे तो बहुत से सारे पैराग्राफ आपके कट जाएंगे। जैसे 56 तोले की गर्दन का जब मंचन होगा तो वो वातावरण अभिनेता के पास चला जाएगा। जैसे वो जो दादी है बूढ़ी, उसकी जो दशा है, जो करुणा है उसके शरीर पे, जो पैथेटिक कंडीशन है उसकी, वो सारा अभिनेता और उसके मेकअप में चला जाएगा, उसकी चाल में चला जाएगा, उसके जेस्चर्स में चला जाएगा। तो उन पैराग्राफ की जरूरत खत्म हो जाएगी, वहाँ संवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सब कुछ दिख रहा है आपको। कहानीकार का रोल और कहानी की भाषा इसलिए बहुत समृद्ध होनी चाहिए कि वो दुख, वो पीड़ा जो दिख नहीं रही है, जो आपके भीतर घट रही है, जो उसका चित्र है, जो उस दादी का कमरा है, उस दादी की जो शक्ल है, उसके कपड़े हैं, उसका खून है, चोट है, वो सब आपने अपनी कलम से लिखी। इसलिए अभी आपने कहा था शायद कि बिल्कुल भाषा के समानांतर एक भाषा रचनी पड़ेगी, उस दुख को रचना पड़ेगा पूरा आपको कागज के अंदर। इसलिए आपको भाषा में ज़्यादा उतरना पड़ेगा कहानी के स्तर पर। नाटक और सिनेमा और टेलीविजन में ये चीज़ है कि वो चीज़ आप किसी प्रतीक से दिखा सकते हो, किसी दूसरे प्रतीक से आप वो चीज़ वहाँ विविध कर सकते हो। कहानी में तो आपको शब्दों का ही सहारा है, तो पकड़ना पड़ेगा। तो महेश दादा यहीं पे सत्र समाप्त कर देते हैं, ये वाला सवाल जवाब वाला, है ना? सवाल है मेरा सवाल सर ये है, थोड़ा अलग। तो मेरा थोड़ा सा अलग सवाल ये है। सबसे पहली बात तो क्योंकि लिखना अभी स्टार्ट किया है और कविता लिखती हूँ और पढ़ती बहुत हूँ, तो पढ़ने के साथ और ऐसा क्या करें रीडिंग
प्रक्रिया पाठ ताकि सभी चीज़ पे काम हो जाए, कविता पे भी और कहानी पे भी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी वो बात आ रही थी अनुभव करने की, तो जैसे अब मुझे कई बार बहुत चीज़ें अंदर तक हर्ट कर जाती, भले किसी और का भी लिखा हुआ हो वो। जैसे अभी अर्धनारीश्वर पढ़ रही हूँ तो रात को बहुत देर से नींद जब लगती है तो कई बार खुद ही उसमें अंदर से हिल जाती हूँ सोचते नींद में भी। तो क्या एक राइटर बनने के क्रम में इसका कितना इफेक्ट कई बार होता है कि आप इतना गहरा महसूस करोगे तो फिर वो कितना गहरे तक आप लिख पाओगे, और क्या ये सही है एक रीडर होने के नाते इतना अंदर तक चले जाना कि आप परेशान हो जाओ? नहीं आप लीजिए ना, अभी तो पति आप सुबह से नहीं आई तो इतना तो करिए। मैं इसलिए चल रही थी क्योंकि हर्षिता नाम है इसका, और अक्सर मेरी इससे बातचीत होती रहती, संवाद होता रहता है। बेटा अभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो हमें बहुत गहरे इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा असर डाल देती हैं, और हम एक पाठक के तौर पर उस पर रच बस जाते हैं। में जो पात्रों का दर्द है या उनकी खुशी है वो हमें अपनी सी महसूस होने लगती है। तो जब इस तरह का असर होता है तो रचना तो सफल कहलाती है क्योंकि वो एक पाठक को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब आप स्वयं एक लिखने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि तब उस प्रभाव से बाहर निकल के लिखिए, उस प्रभाव में बिल्कुल मत रहिए। आप अपने अनुभव, अपनी संवेदनाएं उनको जगाइए, अपनी संवेदनाओं को जगाइए, अपनी भावनाओं को परखिए, और जो कुछ भी आपको महसूस होता है उसको लिखिए, उसको आप रचना में डालिए। क्योंकि अगर आप दूसरे से प्रभावित होकर लिखते जाएंगे तो वो मौलिकता नहीं रहेगी। आप तो कोई ना वो डिटेच वाला कैसे करें? वो डिटेच वाला यही करना पड़ेगा कि पढ़िए, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पूरी रचना कैसे लिखी जा सकती है और उसका शिल्प क्या होना चाहिए। इसकी मैं चर्चा कल करूँगी अपने सत्र में विस्तार से। मैं अभी बहुत संक्षेप में ये बात कर रही हूँ कि आपको पहले शिल्प परखने के लिए, भाषा परखने के लिए और उसमें जो भी इफेक्ट्स हैं उसको परखने के लिए पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जितनी ज़्यादा आपकी स्थिति रहेगी, जितनी ज़्यादा आप साहित्य पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लिखने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन जब लिखने बैठे तो आप अपने मन का कथानक चुनें और अपने तरह से उसको ट्रीट करें, तभी उसमें मौलिकता रहेगी। और जब तक आप मौलिकता नहीं लाएंगे रचना में तब तक आपकी अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकेगा, आपकी मौलिकता पहचानी नहीं जा सकेगी। तो आप रचना के प्रभाव से, जैसे हम अभी रामायण की बात हो रही थी, राम कथा की बात हो रही थी, बहुत गहरा असर है हमारे जीवन पे। बचपन से सुनते आते हैं, हर जगह उसका जिक्र होता है, उसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन जब हम कोई कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं या कोई भी रचना लिखते हैं तो उस समय हम राम सीता से प्रभावित नहीं रहते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के चरित्र हैं उनको हम देख के लिखते हैं। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि मौलिकता बनाए रखिए। तो सवाल जवाब आगे भी चलते रहेंगे और हम कहानी पाठ सत्र की ओर बढ़ रहे हैं।